कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी शतरंज बिछ चुकी है। दिखने में यह सिर्फ विधान परिषद की कुछ सीटों का चुनाव है, लेकिन इसके पीछे चल रही चालें कई बड़े नेताओं की किस्मत तय कर सकती है। एक तरफ एनडीए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अभी तक अपने सबसे अहम फैसले पर अटका हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा दबाव तेजस्वी यादव पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीट कम है और दावेदार की कतार काफी लंबी दिखाई दे रही है। उधर रोहिणी आचार्य से भी लेकर सुनील सिंह तक कई बड़े नाम चर्चा में हैं, जबकि ओवैसी की पार्टी भी अपने समर्थन की कीमत मांग रही है। जी हां, दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के सामने बेटे का राजनीतिक भविष्य बचाने की चुनौती खड़ी हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या ये चुनाव सिर्फ एमएलसी सीटों का चुनाव है या फिर बिहार की आने वाली राजनीति का ट्रेलर? क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बिहार एमएलसी चुनाव में सियासी संग्राम, आरजेडी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति। बिहार की राजनीति में इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। 9 सीटों के लिए होने वाला ये चुनाव भले ही संख्या के हिसाब से छोटा दिखाई देता हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके लगभग पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के खेमे में अब तक उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। ऐसे में बिहार की राजनीति का पूरा ध्यान अब तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा की अगली चाल पर टिक गया है। 18 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होना है, जबकि एक सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज होती जा रही है। एनडीए ने इस बार काफी पहले ही अपनी रणनीति साफ कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर एनडीए की तरफ से तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है। मौजूदा संख्या बल को देखा जाए तो 9 सीटों में से 8 या फिर 9 सीटें ही एनडीए के खाते में जा सकती है। यही वजह है कि इस समय सबसे ज्यादा दबाव विपक्षी खेमे पर ही दिखाई दे रहा है। जी हां, खास करके राष्ट्रीय जनता दल पर और उसके नेता तेजस्वी यादव पर, क्योंकि संख्या का खेल ऐसा है कि विपक्ष के खाते में मुश्किल से एक सीट आती दिखाई दे रही है। विधान परिषद चुनाव का गणित बड़ा दिलचस्प है। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 28 विधायकों के प्रथम वरीयता वाले वोटों की जरूरत होती है। आरजेडी के पास अपने दम पर केवल 25 विधायक ही है, यानी उसे अपनी सीट बचाने और उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस, वाम दलों और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसे सहयोगियों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि उम्मीदवार का चयन सिर्फ एक नाम तय करने का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक संतुलन साधने की परीक्षा भी अब बन चुका है। आरजेडी के सामने इस समय सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक सीट है और दावेदार कई सारे। कहावत यह है कि एक अनार और 100 बीमार। कुछ वैसी ही स्थिति फिलहाल आरजेडी के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल बढ़ा रही है। पार्टी के कई बड़े नेता इस एक सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हर नेता के पीछे उसका अपना समर्थक एक वर्ग है। कोई सामाजिक समीकरण का हवाला दे रहा है, तो कोई अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए किसी एक नाम पर सहमति बनाना आसान नहीं होने वाला। इस बीच एक नाम ऐसा सामने आया है जिसने पूरी चर्चा को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ये नाम है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। बताया जा रहा है कि लालू यादव की सिंगापुर यात्रा के बाद रोहिणी आचार्य का नाम भी गंभीर दावेदारों में शामिल हो गया है। सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति में एक सक्रिय चेहरा बन चुकी हैं। लालू यादव को किडनी दान करने के बाद उनकी पहचान सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रह गई।
बल्कि भावनात्मक रूप से भी पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के बीच बहुत मजबूत पकड़ बन गई है। आरजेडी के भीतर एक बड़ा वर्ग चाहता है कि रोहिणी आचार्य को विधान परिषद भेजा जाए। समर्थकों का तर्क है कि अगर रोहिणी सदन में पार्टी की आवाज को और मजबूत उठा सकती है तो उन्हें मौका देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर रोहिणी के नाम पर मुहर लग जाती है तो फिर परिवारवाद का मुद्दा एक बार फिर से जो पक्ष है, जो एनडीए की सरकार है, उसके हाथ लग सकता है। भाजपा और एनडीए पहले से ही परिवारवादी राजनीति पर हमला बोलते आए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए फैसला राजनीतिक रूप से आसान नहीं होने वाला। आरजेडी में टिकट की जंग तेज, राज्यसभा चुनाव वाला खेल दोहराएगा बिहार। रोहिणी आचार्य के अलावा एक और बड़ा नाम चर्चा में है। ये नाम है सुनील सिंह का। सुनील सिंह को लालू परिवार का बेहद करीबी और खास माना जाता है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई भी कहा जाता है। बिस्कोमान के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं सुनील सिंह। लंबे समय से ही ये पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। हाल ही में बिस्कोमान का चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसे में उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें विधान परिषद भेज के पार्टी उनका राजनीतिक कद बनाए रख सकती है। रोहिणी आचार्य और सुनील सिंह के अलावा भी कई नेता अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। कोई अल्पसंख्यक चेहरे की जरूरत बता रहा है, कोई अति पिछड़ा वर्ग की प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, तो कुछ नेता स्वर्ण समाज को साधने की सलाह दे रहे हैं। यानी एक सीट पर पूरे सामाजिक समीकरण का बोझ आ गया है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उधर एनडीए के खेमे में स्थिति अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और सहयोगी दलों के बीच तालमेल भी काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प कहानी चल रही है। सबकी निगाहें उपेंद्र कुशवाहा पर टिकी हुई है। दरअसल उनके बेटे दीपक प्रकाश इस सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री हैं। अगर वो विधान परिषद की सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उनके मंत्री पद पर संकट खड़ा हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को 9वीं सीट से उम्मीदवार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चुनाव और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि फिर मुकाबला सिर्फ सीधे वोटों का नहीं रहेगा बल्कि दूसरी वरीयता वाले वोटों का महत्व भी बढ़ जाएगा। ऐसे हालात में राजनीतिक जोड़तोड़ और रणनीति दोनों की परीक्षा होगी। बिहार की राजनीति में जब भी संख्या का खेल उलझता है तब हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप भी सामने आने लग जाते हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। उस चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार शिवेश राम की जीत ने कई लोगों को चौंका दिया था। विपक्ष ने उस समय जमकर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। हालांकि एनडीए ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के 3 विधायकों को लेकर हुई। इन तीनों विधायकों ने पार्टी लाइन से अलग जाकर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का, एक तरफ से मतदान करने का सहयोग किया था। इसके बाद से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आने लगी। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही के दिनों में ये तीनों विधायक कांग्रेस की बैठकों से दूरी बनाए रखते हुए दिखाई दिए। ऐसे में महागठबंधन के रणनीतिकारों की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस पूरे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन किया था। पार्टी के सभी विधायकों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था। अब बदले में पार्टी एमएलसी की सीट की मांग कर रही है। जी हाँ, यानी ओवैसी की पार्टी भी चाहती है कि उसके समर्थन की राजनीतिक कीमत उसे वापस मिल जाए। अगर आरजेडी एआईएमआईएम की मांगों को नजरअंदाज करती है तो पार्टी उम्मीदवार चयन में सम्मानजनक उन्हें हिस्सेदारी नहीं देती है तो विपक्ष के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे में 9वीं सीट का मुकाबला काफी रोचक बन सकता है, क्योंकि संख्या भले ही कम हो लेकिन कुछ वोट पूरे खेल को बदलने की ताकत जरूर रखते हैं। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ विधान परिषद की कुछ सीटों का चुनाव मानना भूल होगी। ये चुनाव बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। एक तरफ एनडीए अपनी एकजुटता और मजबूत संगठन के दम पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अभी भी उम्मीदवार तय करने और सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती से ही जूझ रहा है। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही है
कि वो एक सीट के लिए ऐसा चेहरा चुने जो पार्टी के भीतर भी स्वीकार्य हो और सहयोगी दलों को भी नाराज ना करे। लेकिन राजनीति में अक्सर सबसे मुश्किल काम वही होता है जिसमें सभी को खुश रखना पड़े। रोहिणी आचार्य को मौका दिया जाए तो परिवारवाद का सवाल खड़ा होगा। सुनील सिंह को टिकट मिले तो दूसरे दावेदार नाराज हो सकते हैं। किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए तो पुराने नेता असंतुष्ट हो सकते हैं। वहीं एनडीए की रणनीति फिलहाल ज्यादा व्यवस्थित दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों की घोषणा समय से हो चुकी है। सहयोगी दलों के बीच तालमेल भी बन चुका है। यही कारण है कि फिलहाल एनडीए को इस चुनाव में मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर 8 जून तक होने वाले नामांकन पर टिकी है। उस दिन साफ हो जाएगा कि आरजेडी आखिर किस नाम पर दाव लगाने जा रही है। ओवैसी की पार्टी क्या रुख अपनाएगी और कांग्रेस के विधायक किस दिशा में जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को लेकर क्या कुछ फैसला करेंगे। बिहार की राजनीति में कई बार आखिरी समय पर ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने पूरी समीकरण को बदल दिया है। इसलिए अभी कुछ भी अंतिम नहीं माना जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ है कि विधान परिषद की इन सीटों का चुनाव इस बार सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, नेतृत्व की परीक्षा भी है और भविष्य की राजनीति का संकेत। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का तापमान और बढ़ने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस शतरंज की बिसात पर कौन सी चाल किस खिलाड़ी को फायदा पहुंचाती है और कौन सा दांव उल्टा पड़ जाएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, गूंज रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इस मुश्किल परीक्षा को पार कर पाएंगे या फिर एनडीए एक बार फिर से अपनी मजबूत चुनावी गणित के दम पर विपक्ष को मात देने में सफल रहेगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।